से बेहतर कौन जान सकता है? आप घर में उदास बैठ जाते हो 5 मिनट के लिए, आपके परिवार बच्चे आपको आप पूछते हैं पापा क्या हुआ, फैमिली पूछती है आपकी क्या दिमाग कुछ हुआ है क्या, बताइए कोई बात है? क्यों? क्योंकि आपको स्वस्थ देखना चाहता है, इस संस्था को आप लोग स्वस्थ देखना चाहते हो, आबाद देखना चाहते हो ना, तो काम करना बड़ी गहराई से करना पड़ेगा। आपने थोड़ा सा कपिले हो जाता। तो ये चीजें ना आप लोगों को सोचना पड़ेगा। ये चीज कोई बच्चा तो कोई है नहीं, मैं ये चीजें समझाऊंगा। विजुअल नहीं पकड़ में आ रहा है, डायमेंशनल तो दूर की बात है, बिना होल का कुछ भी कोई उठाता है पैक करके लो भेज दो खाली। क्वांटिटी बढ़ाने, क्वांटिटी बढ़ाने का क्या फायदा है? क्या फायदा? आप लोग महाभारत रामायण देखा होगा, 100 सेना थी रावण की, इधर ये 50 से 60 हजार थे, 5 लोग ही थे, पूरा कांड कर दिया, इतने बड़े सारे लोग थे। उधर महाभारत में भी सेम हुआ, एक से एक जो धरती को एक अपने बाण से ना उलट के पलटने वाले लोग थे, फिर भी ये 5-6 लोग मिलके उनकी। तो मेन चीज होती है कि आप चीजों को ना अवेयर करो, अपने लोगों को अवेयर करो, नहीं तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल ना कसदाई और पीड़ादाई रहेगी, हम इससे उभर नहीं पाएंगे, इसी में उलझे रह जाएंगे। अपोलियस के बंदा आके बैठेगा यहाँ पर, आक्रमण की बात नहीं, क्या होगा? तो चाहे तो पानी तो बैठो, उसको बताओ, सारा प्रोसेस बताओ, आप हमारा काम सफल होगा, इनका काम सफल होगा, इनके जगह डिपार्टमेंट में जाके खड़ा होगा, वहाँ लोगों जो ये असहज महसूस करेंगे कि ये क्यों बैठ रहा है, क्या है नहीं है, अपना काम छोड़ के उनको। तो ये चीजें से वंचित होगी आप लोग, ये लोग करो, इस चीज को ना बिल्कुल रोक दीजिए, बिल्कुल रोक दीजिए, ये चीज नहीं चलेगा। दूसरी बात, इन हाउस प्रॉब्लम जहां से भी आ रही है ना, आप लोग पूरा डिटेक्ट करो कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है। अगर वो जाने के लिए ना आप डेविएशन लो, आप मिनट्स ऑफ मीटिंग करो, डेविएशन लो कि हाँ किस बार चल गया, अगर बार चलेगा तो क्या होगा, नहीं होगा, मैं मैनेजमेंट को लीक कर दूंगा। तो उसकी सारी एक सप्ताह या 15 दिन की या 1 महीने की लिस्ट बना के ना अपने मैनेजमेंट को, तो कि सर यहाँ से मैंने लगातार ये प्रॉब्लम दे रहा है, इसमें सुधार नहीं होगा, ठीक है। मैनेजमेंट के टेबल पर उठाकर सीधा रखना, सर ये प्रॉब्लम है, मैं इस पार्ट से लेकर बहुत दुखी हूँ, ये लोग सुधारने का नाम नहीं लेते। कोई भी आसान तरीका से नहीं सुधरता है, कोई चीज बातों से नहीं सुधरता। मैं कहूँ कि ये पार्ट जो है ना सुधर जा, ठीक हो जाए तो नहीं होगा, हमें उठाकर इसको यहाँ रखना पड़ेगा, चाहे इस पर काम करना होगा, तभी ये पार्ट सही होगा, ठीक है जी। तो हाउस ऐसे ही कंट्रोल होगा। बी सीरियस, आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि ये मेरे डिपार्ट का है, मैं फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। अपनी ग्रिपिंग बनाना है, कहां पर हम कमजोर हो रहे हैं वो चीज को पकड़ना है, ठीक है जी। सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोगों को बताऊं कि हमारा जो ना रीसर्टिफिकेशन होगा, ऑडिट होगा हमारा, और आपका ऑडिट कब है? ये 4 से 5 अगस्त के बीच में है, 4 से 5 अगस्त के बीच में है। ये 2 दिन ऑडिट चलेगा IFTF की, IFTF 16949 की ऑडिट चलेगी आपको 4 और 5 अगस्त को। तो आपकी अभी से अगर प्रिपरेशन नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें प्रिपरेशन बहुत ज्यादा मांगता है, डॉक्यूमेंट्स ज्यादा मांगता है, कागज ज्यादा मांगता है, तो इसमें आपकी प्रिपरेशन जरूरी है। आप मेंटेनेंस रिकॉर्ड रखिए, आप अपना ब्रेकडाउन रिकॉर्ड्स रखिए, टूल का रिकॉर्ड्स रखिए, क्या इन हाउस प्रॉब्लम आया उसका रिकॉर्ड्स रखिए, सारा इंस्पेक्शन का रखिए, इंस्पेक्शन चाहे पेट्रोलिंग का है, चाहे फर्स्ट पार्टी अप्रूवल है, चाहे लास्ट पार्टी अप्रूवल है, चाहे PDI है, जो कुछ भी है उस सारे का रिकॉर्ड चाहिए, रिजेक्शन का रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को प्रिपेयर करना है और इस पर आकर आप लोगों को पर डे काम करना है, और ड्यूरिंग दिस टाइम आपको किसी को छुट्टी नहीं करना है, ठीक है जी। आपकी 3 साल वाली जो है ये सर्विलेंस ऑडिट नहीं है, सर्टिफिकेशन ऑडिट है, 3 साल के लिए वो वैलिड करेगा, देगा आपको, ठीक है। सर्विलेंस ऑडिट क्या होता है कि हर साल उसको मॉनिटर करता है, तो हमारा इस साल एक्सपायर हो रहा है, 3 साल हो गए इसको, तो इसको क्या करेगा वो फिर से हमें सर्टिफिकेट ढंग से चेक करेगा, तो इसलिए अपने ढंग से चेक करेगा, तो हमारी प्रिपरेशन ढंग से होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है सभी को? अपने अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% लेना है, वी हैव टू टेक आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फुली, ठीक है जी। तो ये चीज ध्यान रखें, कोई भी इनकमिंग
इनकमिंग से शुरू होगा, इनकमिंग का रॉ मटेरियल एमटीसी से शुरू होगा, वेरिफिकेशन इन प्रोसेस में आएगा, फिर फाइनल आएगा, फिर पीडीआई तक। ये सारा चीजें एक एक चीज को वो कंप्लेन के पीछे जाएगा कि ये कंप्लेन है, उसके बाद एक्शन क्या लिया आपने, एक्शन लिया तो उसके बाद क्या क्या चीजों को मेंटेन रखा है, वो सारा चीजें चेक करेगा, वेरिफिकेशन होगा आपके। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात? चाहे अकाउंट्स वाले भी रेडी रहे इस बात को लेकर, उनको अपना दिखाना होगा सेल में इतना हमने किया, इतना पिछले साल का टारगेट था, इस साल में मेरी टारगेट इतना है, इस साल में इनसेट इतना कंज्यूम किया है, इतना हमारा हुआ है। ये सारा चीजें वो देखता है, समझता है एक्चुअल में हम चीजों को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। सिस्टम यही करता है कि आप जो चीजें स्टैंडर्ड लिए हो, स्टैंडर्ड के मुताबिक आप चल रहे हो कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप हो कि नहीं, इसी चीज को चेक करता है। ये आपका बीएसआई है जो हमने जिससे हमने सर्टिफिकेट लिया है, तो वो चीज 4 से हमारे पास अभी करीब 1.5 महीने का टाइम है, 45 दिन का टाइम है हमें, और लगेंगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? तो हमें इसका प्रिपरेशन करना है, सही तरीके से करना है, ताकि हमें माइनर एनसीज आए और ज्यादा कोई क्रिटिकल एनसीज ना आए। जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनकी प्रॉपर कैलिब्रेशन, डाटा, मशीन की डेली का चेक शीट, ये सारे का सारा चीज अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, किसी को इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछना है तो मेरे से आप पूछ सकते हो कि हाँ भी और क्या क्या इसमें करना है। बाकी मैं एक काम करूंगा, जिनके जिनके डिपार्टमेंट का चीजें हैं वो चेक शीट में दे दूंगा, उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी भी कर लेना। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन यही है कि हमारा ऑडिट होने वाला है, ठीक है, रीसर्टिफिकेशन के लिए, तो आप लोग इसके लिए रेडी रहिए। रही बात डेली कस्टमर कंप्लेन आ रहे हो, उसको हमें रिड्यूस करना है, इस पर हमें काम करना है, अपने विजुअल को ज्यादा ध्यान देना है। मैं तो कई बार एक बात भी कर रहा हूँ कि हर 10वां 20वां ऑपरेटर चेक कर ले, उठाए अपने पार्ट का रोगिया नेचर देख ले, क्या क्या लग रहा है उसमें, नहीं दिल लगा है कि नहीं लगा है, ये करना लग रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें एक बार देख ले। ऑपरेटर हर 10वां पीस वेरीफाई करे ट्रक पर। जो क्रिटिकल है उसको तो 100% करना है, और जो नॉन क्रिटिकल भी पार्ट है ना उसको हर 10वां पीस ऑपरेटर कर ले। अगर क्रिटिकल है तो 100 करे, वहां से अगर फाइनल पर हमें पता होना चाहिए हमारे किस पार्ट, कौन से पार्ट है जो क्रिटिकल पार्ट आते हैं, उस क्रिटिकल पार्ट को हमें 100% करना है। और नॉन क्रिटिकल पार्ट को हम सैंपलिंग बेस पर करेंगे, रैंडम उठा लिया, इसमें पड़ा हुआ है 500 पीस, उसको सैंपलिंग कर लिया, 10 पीस 15 पीस उठाया, उसको वेरीफाई कर लिया। ये चीज तो नहीं है ना, और ये भी हमें मॉनिटर करना है। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे लोग काम कर रहे हैं ना, जो हमारे मेन पावर काम कर रहे हैं, उस मेन पावर की मॉनिटरिंग सही नहीं हो रही, तभी ये चीज गलत हो रहा है। जैसे कि ये बेंगलोर में चला गया, अब हमें इतने देर में डिडक्ट कर लेना चाहिए था कि ये जो है विजुअल हमारा इंस्पेक्टर ये गलती किया है, लेकिन मैं अगर इसका तहकीकात करूं, इन्वेस्टिगेट करूं मैटर को, तो पूरे मुझे मिलेगा नहीं। तो यहाँ पर भी एक हमारा लैकिंग है, कमी है यहाँ पे, तो इस चीज को भी ना हमें सही करना है। हमें तुरंत पता चल जाना चाहिए कि ये बंदा ने किया है, और उसका उस पार्ट के ऊपर चाहे उसके दिन और डेट कितने क्वांटिटीज ने इंस्पेक्ट किया है, और ये बंदा है, उस पार्ट पर मेंशन होना चाहिए। जैसा कि मैं ऑलरेडी कहता हूं, विजुअल अगर कोई इंस्पेक्शन किया है ना तो उसका नाम उस पार्ट पर होना चाहिए। ठीक है, मार्किंग करें, टैगिंग करें, और उसका रिकॉर्ड बनाएं कि हाँ इसने ये किया है, तब जाके हम उसको समझा पाएंगे। ऐसे में सबको बुला के खड़ा करके क्या समझाऊंगा, कुछ भी नहीं समझा सकता हूँ। कई बार समझाया, करीब 20-25 बार समझा चुका हूँ कि विजुअल इंस्पेक्शन क्या होता है, फाइनल इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, क्यों करते हैं, क्या पार्ट में दिखते होती है, कई बार समझाया, कोई डाउट ही नहीं है। और नहीं किसी को समझ में आ रहा है तो मैंने ये भी बोला कि मेरे से आगे कोई पूछ सकता है। ठीक है जी, तो ये चीजें हैं, हमें यहाँ पर भी कंट्रोल करना है, सिर्फ गड़बड़ नहीं लाना, बी सीरियस। नहीं तो ये समस्या में मैं एक बात शुरू में बोला था कि माइनर प्रॉब्लम कैन बी डाइवर्ट इनटू डिजास्टर। आपकी अनदेखा छोटी सी प्रॉब्लम ना, ये छोटी सी बिंदु भर प्रॉब्लम ना, आपको पता चलेगा कल के डेट में ना बड़ा ट्रेजेडी हो जाएगा, बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। इस समस्या में छोटा सा था, यहाँ पर वेरी माइनर प्रॉब्लम था, लेकिन जैसे दूसरे स्टेज पर गया थोड़ा सा बड़ा हो गया, फिर तीसरे स्टेज पर गया थोड़ा सा बड़ा, और चौथे स्टेज पर सब कुछ खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म है काम। तो चीजों को ओवरलुक करने से ना प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जाती है। आप जिसको छोटा समझते हो, छोटा नहीं है, माइनर प्रॉब्लम है। जैसे 12 जून अभी की घटना है, पता नहीं आजकल देश में क्या हो गया है। 29 जनवरी को कुंभ की हादसा हुई,
देखिए असावधानी जहां घटी ना, मैं इन बातों से आपको रिलेट इसलिए कर रहा हूं कि आप चीजों को पकड़ो। 29 जनवरी को कुंभ में घटना घटी, 29 लोग गए। फिर 22 अप्रैल को घटना घटी पहलगांव, उसमें 26-27 लोग गए। 12 जून यही पिछले सप्ताह में 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर, और जिस वक्त विजय हॉस्पिटल पर गिरा था जहां पर वो, उसमें 30 लोग वहां पर जल के तुरंत खाक हुए। क्या दिक्कत थी? दिक्कत क्या थी? इतने लोगों की जान चली गई। सिमिलर चीज हम भी कर रहे हैं। पार्ट्स प्रोजेक्ट हम जो बना रहे हैं ना, ये जाके फंक्शन है, ये जाके फिट होता है, इसको ना असेंबल होता है, फिट होता है, कहीं जाके सेफ्टी पर्पस के एयर पैडल में लगता है, तो कहीं जाके वो इंजन में लगता है हमारे पार्ट्स। अगर हमारे पार्ट्स सही नहीं रहे ना तो ये एक्सीडेंट हुआ। क्यों एक्सीडेंट हुआ? ये 230 लोग भगवान को प्यारे हो गए, मासूम बच्चे। वो प्रतीक जोशी था जिन्होंने फैमिली के साथ जा रहा था, कितने मासूम उसके बच्चे थे। 5 लोग एक फैमिली के था, दूसरा होगा बस। उस जो प्लेन था एयर इंडिया का था, एयर इंडिया का प्लेन था 171। इसको बनाने वाला कौन था? बोइंग मैन्युफैक्चरर जो अमेरिका है, उसने भी कमिटमेंट किया था अपने बिजनेस को लेकर कि ये ऐसा जहाज है जो एरोप्लेन है, हवाई जहाज है जो कभी गिरेगा नहीं, ये जमीन पे क्रैश नहीं होगा। जिस तरह 12 अप्रैल 1915 में या 12 में टाइटैनिक हुआ था ना, उसका भी नाम दिया गया था कि अनसिंकेबल जहाज है, ये न डूबने वाला जहाज है, लेकिन उसी मध्य रात्रि में डूब गया था बिकॉज ऑफ लापरवाही, केयरलेसनेस की वजह से डूब गया था। माइनर प्रॉब्लम जो दिखता है ना, वो जाके कहां कन्वर्ट होता है? डिजास्टर में कन्वर्ट होता है। आज पूरा देश इस मामले को लेकर हताश है, निराश है। एक चीज से हम निकले नहीं है ना, दूसरा चीज हमारे सामने आ गया है। सब लोग, पूरे भारतवर्ष के लोग, बाहर के लोग इस चीज को देखकर, घटना को देखकर उदासीन है, दुख में है, पीड़ा में है। और ये 270 ही नहीं है, इनके साथ जो इनकी फैमिली है ना, इनकी फैमिली है वो भी खत्म हो गई। क्योंकि उम्मीद जिससे रखना है ना ज्यादा, वो चीज हमारे सामने डैमेज हो जाता है ना, फिर आदमी अंदर से मर जाता है। नेचुरल। तो ये भी चीज हुआ क्यों? बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस नहीं हो रही थी इसकी। जो पार्ट क्लोजर थे वो मेंटेनेंस नहीं हो रहा था रेगुलर बेसिस पे। इस चीज को अनदेखा किया जा रहा था इसका। यही उसके जो बॉक्स होता है ना, बॉक्स ब्लैक बॉक्स होता है, उससे यही रिपोर्ट आ रहा है कि गाड़ियां की मेंटेनेंस सही ढंग से नहीं हो रही थी। उसने उड़ान भरने से उसको ऊर्जा ही नहीं मिल रहा था, सो पैथेटिक एक्सीडेंट हो रहा है। तो इसके पीछे क्या है कि हम चीजों को सीरियस नहीं लेते हैं ना, यही परिणाम होता है। बिजनेस जारी, आप पैरेलल तुलना कर सकते हो, आप पैरेलल तुलना कंपनी का भी कर सकते हो आप कि हाँ बिजनेस छिन रही है, जा रही है, नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम चीजों को सही ढंग से ले नहीं रहे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को उस लेवल पर नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से ये घटना हो। क्या करना है? एंजॉय करना है काम को। डेली मशीन की मेंटेनेंस करनी है, चेक सीट लगानी है, चेक सीट लगाया उसका जो भी पैरामीटर नॉइज कम हो रहा है, टूल का हमें लाइफ मेंटेन करनी है। यदि टूल इतना पर रहेगा नहीं तो उसमें धार आ जाएगी, कैटरिंग आ जाएगा, और भी दिक्कतें आ जाएगी, मशीन पर लोड पड़ेगा, टूल अगर ब्लंट हो गया तो यही मेंटेन करना है ना जी। मेंटेनेंस हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस देखना है, डेली चेक सीट भरना है, हमें टूल की लाइफ मेंटेन करनी है, कौन सही ढंग से ऑपरेटर सेफ्टी के साथ काम नहीं कर रहा है, ये चीज देखना है। अगर नहीं ये प्रिकॉशन हम लेंगे ना तो सिमिलर चीज हमारे पैरेलल ही चलेगी। ये तो काफी पैथेटिक है, पूरे देश को हिला के रख दिया है। सभी लोग इस दुख में बेहाल हो चुके हैं। इसका पीछे का मीनिंग यही है, समझना कि माइनर प्रॉब्लम ना हमारी ना डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाती है। 20 अप्रैल की घटना, जो 22 अप्रैल की घटना हुई पहलगाम में, उससे आप क्या सीखा? वहां पर कोई अपना, हम क्या मान के जूम करके बैठ गए थे, अब तो माहौल ठीक हो गया है। 19 के पहलगाम के बाद जो 49 लोग हमारे सैनिक मरे थे ना, उसका हम सिक्योरिटी ले लिए थे कि नहीं हमारा सब कुछ सही है, अब सब कुछ सही चलेगा। लेकिन नहीं, सब कुछ ये जब सम कर लेना कि सब कुछ सही है,
वो चीज गलत है, वहां पर एक्सीडेंट हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सब कुछ होने के बावजूद भी जो इसमें एक सुमित सबरवाल करके जो पायलट था, मेन पायलट था, उसको 82 घंटे की एक्सपीरियंस था। एक कलाइव कुंदर करके जो असिस्टेंट था, उसको भी 1100 घंटे का एक्सपीरियंस था। सब कुछ होने के बावजूद भी ये चीजें हुई क्योंकि इग्नोरेंस था, मेंटेनेंस नहीं था, सब चीजें नहीं थी। अब हुआ क्या, घटना पूरी जबरदस्त हुई, पूरे इंडिया को हिला कर रखी। तो मैं यही हमेशा करता हूँ कि माइनर प्रॉब्लम जो है ना, डिजास्टर में कन्वर्ट होता है। डिजास्टर में आपको लगता है कि मैं तो ठीक हूँ, सही हो रहा है, नहीं, आप रूटीन में नहीं काम करोगे, रूटीन में चीजों को नहीं अपडेट करोगे ना, तो वो चीजें प्रॉब्लम बनती ही जाएगी। क्या सीखा इससे आपने, इस हादसे से आपने क्या सीखा कि देयर इज नो गारंटी ऑफ लाइफ। क्या निकल गया है कि जीवन का कोई गारंटी नहीं है। बाबूलाल ने अपने पीछे एक बात लगाया है, समय किसी का सगा नहीं है। बाबूलाल को एक बड़ी लिखा अपने पीछे लिख के रखा है, समय किसी का सगा नहीं है। टाइम इज नेवर एनीवन्स कंपेनियन। समय किसी का सगा नहीं है। इसीलिए जो भी समय हमारे ना, खुद को सही करने में, सही चीजों में ही लगाना है। ठीक है, खींचातानी में नहीं, या अपने आप को वो करने के नहीं। कहते देयर इज नो गारंटी ऑफ लाइफ। ठीक है जी, जिंदगी का कोई गारंटी नहीं है। गारंटी इस बात का है कि हम जो कुछ करें वो ढंग से करें या सही करें, अब प्रेजेंट में जिए और प्रेजेंट में जिए, जो होना होगा तो होगा, लेकिन हमें अच्छा काम हमें करना है तो करना है, बेहतर काम करना है। तो देखिए जी, ये ऐसा है कि इन चीजों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, जो होना होगा होगा, लेकिन हमें अच्छा काम करना है। मौत के 1000 बहाने हो सकते हैं, मौत के 1000 बहाने हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी जिंदगी भी बड़ी खूबसूरत हो जाती है, बचा लेती है। रमेश कुमार विश्वकर्मा उसमें है कोई एक बचा इस घटना में। कभी कभी समय और जिंदगी ने मौत को माफ दे देती है, लेकिन इसके पीछे भी क्या है, हमारे कर्म अच्छे हैं तो जाना है तो लेके जाना है। लेकिन इसी दौरान हमें क्या है कि अपने चीजों को, कामों को सही करना है। हमसे किसी चीज को बाधित नहीं करना है, ना ही खराब करना है। जो मेरे से बेहतर हो सकता है मैं बेहतर करूंगा। ठीक है जी, मैं इस पोस्ट पर हूँ, स्टोर इंचार्ज हूँ, तो मेरे स्टोर इंचार्ज में जो मेरे नीचे अलाइन लोग हैं उनसे प्रॉपर काम लेना, प्रॉपर चीजों को समझाना, काम को सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करना, क्या आया क्या गया, सही चीजों की इन्वेंटरी करना, मैनेजमेंट को अपडेट करना। सिमिलर उसी तरह प्रोडक्शन वाले को, सर मेरा प्रोडक्शन आज का ये है, ये चीज मुझे किया है, ये चीज में कमी आ रही है, यहाँ मैं प्रोडक्शन में प्लान में फेस कर रहा हूँ, ये चीज होने से अच्छा हो सकता है। तो क्या है, एक दूसरे को कोऑपरेट करना, मैनेज करना, बताना। अगर नहीं आप नहीं आगे बढ़ोगे ना तो प्रॉब्लम झेलते रहेंगे, आप आती ही रहेंगे। ठीक है, खोल के काम करना है, सही तरीके से काम करना है, हमें उलझना नहीं है, चीजों का स्मूथ करना है। कोई नहीं पूछ रहा है तो जवाब नहीं देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। आपको प्रोएक्टिव कहते हैं, किस लिए कि आप पहले से ही तैयार रहो। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है, प्रोएक्टिव का मतलब होता है एक होता है रिएक्टिव। मैंने आपको इस पर कई बार बताया। प्रोएक्टिव बंदा वो होता है जो चीजों को देख लेता है, क्या क्या चीजें आ सकती है, संभावनाएं हो सकती है, उसके लिए वो तैयारी करना शुरू कर देता है। ये काफी होशियार बंदा होता है, कहता नहीं ये प्रॉब्लम आ सकती है, मुझे ये चीज कैसे तैयार करना, मेरे आदमी जा सकते हैं, मेरे को ये दिक्कतें काम में आ सकती है, वो अलर्ट रहता है, अलर्ट रहता है। एक होता है कि घटना होने के बाद सारी चीजों को मुआयना होता है। तो घटना होने के बाद आज ना करीब 950 करोड़ की 17 घंटे में ना एयर इंडिया की नुकसान हो गई। एयर इंडिया की लोग जितने भी टिकट बुक कराए थे ना, क्या किए, कैंसिल करा दिया। 950 करोड़ की नुकसान होगी सिर्फ 17 घंटे में, जब एक्सीडेंट हुआ। उसी तरह हमारा बिजनेस है, अगर हम प्रोएक्टिव नहीं रहेंगे ना, प्रॉब्लम हमारी जान लगेगा, बिजनेस हमसे छीन जाएगा। मैं एक बात यहाँ पर लिखा हूँ, इफ यू कीप योर कस्टमर हैप्पी देन
दे विल कीप अस इन बिजनेस। यदि हमारे कस्टमर हमसे हैप्पी ही नहीं रहेगा ना तो हमसे बिजनेस छीन लेगा। गया हम जी एयर इंडिया गया बिजनेस, कोई ट्रस्टवर्दी नहीं रह गया, नाम खत्म हो गया। एक एक्सीडेंट, माइनर एक्सीडेंट शुरू हुआ कि उस एयर इंडिया की मेंटेनेंस नहीं चल रही थी, लीप आपको भी चल रहा था उसके सामने, डिजास्टर में कन्वर्ट हो गया, बिजनेस गया, लोगों का विश्वास खत्म हो गया, कोई बैठना नहीं चाह रहा है, खत्म हो गई वो कहानी। वो तो जब एक्सीडेंट हुआ 17 घंटे का मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ, 950 करोड़ का नुकसान हुआ था। अब तो बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा, 3-4 दिन हो गए मेरे ख्याल से, 4 दिन हो गया, 16 तारीख बिजनेस खत्म। सिमिलर है मेरे दोस्तों, मैं यही बताना चाहता हूं कि आप अपनी चीजों को ना माइनर लेते हो ना, चल जाएगा, चलता है, ऐसे हो जाएगा, तो आपका बिजनेस ना आपसे छीन के उखाड़ के दूसरे को दे देगा। आप फिर कहेंगे सर गलती हुई, मैं आगे से सुधार, आगे से क्या सुधारोगे, हो गई कांड। देखो मैं उदाहरण देकर इसलिए पैरेलल बातों को समझ रहा हूँ, ये तो काफी पैथेटिक है, हमारा संवेदनशीलता है इस